हेलो दोस्तों, आज हम मैथ की क्लास 11 के बारे में बात करेंगे और यह हमारा होगा नंबर सिस्टम का भाग 8वां। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या में लगातार किसी संख्या में लगातार किसी संख्या में लगातार 4 5 7 से भाग देने पर से भाग देने पर से भाग देने पर शेष क्रमशः 2 3 4 बचते हैं। 2 3 4 बचते हैं। किसी संख्या में लगातार 4 5 7 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2 3 4 बचते हैं, यानी कि शेषफल हमारा 2 3 और 4 बचता है। यदि उस संख्या यदि उस संख्या यदि उस संख्या में लगातार यदि उस संख्या में लगातार 7 5 4 यदि उस संख्या में लगातार 7 5 4 से भाग दें तो से भाग दें तो कितना शेष बचेगा? कितना शेष बचेगा? चलिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें दिया गया कि किसी संख्या में लगातार 4 5 7 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 3 4 बचता है, तो उस संख्या में लगातार अगर 7 5 और 4 से भाग दिया जाए तो हमारे पास शेषफल कितना बचेगा? तो जब भी ऐसे हमारे पास क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले हमारी मूल संख्या निकालनी होती है, यानी कि हमारी जो मूल संख्या वो कितनी होगी। सबसे पहले हमें मूल संख्या निकालनी होगी और उसके बाद में हम जो दिया गया 7 5 4 अंत में लगातार 7 दिया गया 5 और 4, इसका हम भाग देके देखेंगे कि शेषफल हमारे पास कितना बचता है। तो मूल संख्या को सबसे पहले हम क्या मान लेंगे? हम x मान लेंगे। मान लो हम यहाँ सबसे पहले x मानते हैं मूल संख्या को। इसमें सबसे पहले क्या है कि इसमें 4 5 7 से भाग दिया जा रहा है और शेषफल 2 3 4 बच रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें 4 का भाग दे रहे हैं, उसके बाद हम 5 का भाग दे रहे हैं और फिर हम 7 का भाग दे रहे हैं। जब हम 4 5 और 7 का भाग दे रहे हैं तो उसके बाद में हमारे पास जो शेषफल बच रहा है वो कितना बच रहा है? 2 3 और 4। पहली बार में 2 शेषफल बच रहा है, फिर 3 बच रहा है और फिर 4 बच रहा है। तो दोस्तों, जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे कि x को सेंटर में लिखेंगे। जो संख्या हमें निकालनी है, एक बार हम मूल संख्या निकाल रहे हैं तो मूल संख्या हम x मान लेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पता नहीं है कि मूल संख्या हमारी कितनी है। तो सबसे पहले हम 4 से भाग देंगे, फिर 5 से, फिर 7 से, और शेषफल क्रमशः कितना बच रहा है? 4 से भाग देने पे 2 बच रहा है, 5 से भाग देने पे 3 और 7 से भाग देने पे 4 शेषफल बच रहा है। अब हमें ये x का मान निकालना है, तो इसके लिए हम सबसे नीचे यहाँ कुछ संख्या को लिखेंगे। नीचे की तरफ उल्टा हल करेंगे इसको। मान लो दोस्तों, अगर किसी भी संख्या में 7 से भाग देने पे 4 शेषफल बच रहा है, तो छोटा नंबर 7 और 4 को अगर आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 11। 7 और 4 को जोड़ा तो कितना हुआ? 11। 11 में 7 एकम 7, कितने बचेंगे? 4 शेषफल बच जाएंगे, तो यहाँ कितना नंबर आ जाएगा? हमारा 11 आ जाएगा। यानी कि इन दोनों नंबरों का आप जोड़ एक तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ ऐसा नंबर लिखो कि शेषफल 4 बच जाए 7 से भाग देने पे, तो यहाँ नंबर आएगा हमारा 11। अब यहाँ कितना नंबर आना चाहिए? देखो, यहाँ हमें निकालने के लिए जो हमारा भाजक है, यहाँ निकालने के लिए यहाँ क्या नंबर आएगा इस सेंटर में? तो 11 5 55। 55 तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अगर 55 यहाँ नंबर लिखा 55, तो इसमें हम क्या करेंगे? 3 जो हमारा शेषफल है उसको ऐड करेंगे। तो 11 5 55, 55 में 3 ऐड किया तो कितना आ गया? 58। तो यहाँ नंबर आएगा 58। अब दोस्तों, इसके बाद में हम और ऊपर चलेंगे तो 58 को अब क्या करेंगे? 4 से गुणा करेंगे और 2 ऐड कर देंगे। जब आप 58 को 4 से गुणा करोगे तो ये आएगा 232। 232 में अगर आप 2 जोड़ोगे तो ये आएगा 234। तो 58 गुणा में 4 प्लस में 2, ये आएगा आपके पास 234। तो x का मान आपके पास कितना आ जाएगा? 234।
इस प्रकार से हम इस मूल संख्या को निकालेंगे। ये हमारी क्या आ जाएगी, मूल संख्या आ गई। अब क्या करेंगे, 234 जो हमारी मूल संख्या नंबर आया है, इसके अंदर क्या करेंगे, भाग देंगे जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। 234 में बारी बारी से हम भाग देंगे। सबसे पहले 7 का भाग देंगे। इसने कहा है ना, 7, 5 और 4 से भाग देने पे कितना शेष बचेगा। तो सबसे पहले 7 का भाग, फिर 5 का, उसके बाद में 4 का भाग, और उसके बाद में यहाँ रिमाइंडर कितना शेष बचेगा वो हमें बताना है, कितना शेष यहाँ बच रहा है। तो दोस्तों इसमें अगर आप सबसे पहले देखो, 7 का भाग 234 में दे रहे हो तो कितनी बार जाएगा, 7 या 21, 21 दो बचेगा, 24, 24 में 7 या 21 फिर जाएगा, 21 तीन बच जाएगा, तो शेषफल सबसे पहले कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। 33 आते 231, 231 और 3 कितने हो जाएंगे, 234। अब 33 में 5 का भाग दोगे तो 5 छीके 30, 3 बचेगा, तो 3 हमारा शेषफल आ जाएगा। इसके बाद में 6 में अगर 4 का भाग दोगे तो 4 एकम 4, 2 बचेंगे, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो 3, 3 और 2 ये क्या हो जाएंगे, हमारे शेषफल हो जाएंगे। तो शेष जो हमारे बचेंगे, शेष क्रमशः क्या बचेंगे, 3, 3 और 2, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 3, 3, 2 हमारे शेषफल बचेगा। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को हल करते हैं। जब भी आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि किसी संख्या में लगातार 2, 4, 5, 7 से भाग देने पर शेषफल 2, 3, 4 बचता है, यदि उस संख्या में लगातार 7, 5, 4 से भाग दे तो कितना शेषफल बचेगा। तो आप उस सबसे पहले x मानोगे और इस तरह से एक लाइनिंग करोगे टेबल टेबल की फॉर्म में। सबसे पहले हम 4 से भाग देंगे, फिर 5 से और 7 से, और दूसरी तरफ आप क्या करोगे, जो शेषफल बचेंगे वो लिख दोगे, और सेंटर में सबसे पहले यहाँ छोटा नंबर मानोगे नीचे की तरफ। जैसे 7 और 4 को जोड़ के लिख सकते हो, साइड वाले दोनों नंबरों को आप ऐड करके भी लिख सकते हो, या अपने पास से देख सकते हो। या शेषफल 4 बचना चाहिए, 7 से भाग दे और किसी संख्या में और शेषफल 4 बच जाए, तो उस कंडीशन में कोई भी नंबर यहाँ पुट कर सकते हो। तो 7 का भाग दें, 4 शेषफल बचे, तो मैंने यहाँ 11 मान लिया, तो 7 एकम 7, 4 बचेंगे शेषफल। उसके बाद में 5, 11 5 55, 3 शेषफल बचेगा। फिर आप क्या करोगे, आगे 58 को 4 से गुणा करके 2 ऐड करोगे तो 234 ऊपर ऊपर की तरफ यह नंबर आपको पता चल जाएगा, क्या आएगा, 234। उसके बाद में क्या करोगे, जब हमें मूल संख्या पता चल गई, x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 234, तो फिर 234 में 7 का, 5 का और 4 का बारी बारी से भाग देंगे, और जो हमारे शेषफल आएंगे वो हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किन्हीं दो संख्याओं का योग 70 है। योग यानी कि उनका सम, उनका टोटल, उनका जोड़ कितना है, 70 है। और उन संख्याओं का अंतर 14 है। यानी कि उन संख्याओं को जब प्लस किया जाए, जोड़ किया जाए तो 70 आएगा, और उन संख्याओं को अगर हम अंतर करें, उनका डिफरेंस चेक करें तो 14 आएगा। तो वे संख्याएं बताओ। देखो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं आपको दो तीन तरीकों से यह सॉल्व करके बताता हूँ। देखो, सबसे पहला तरीका तो ये है, जो बेसिक होता है हमारा, कि हम कोई भी दो संख्या मान ले। मान लो एक संख्या ए है हमारी और दूसरी है बी, और ए और बी को आपस में आप प्लस कर रहे हो, जोड़ कर रहे हो, तो आपका योग कितना आ रहा है, 70 आ रहा है। ये दो संख्याएं मान ली आपने, ए और बी, और उनको जोड़ रहे हो दोनों संख्याओं को, तो योग आ रहा है आपके पास 70। और उन संख्याओं का अंतर 14 है, तो मान लो ए में से अगर आप बी को माइनस कर रहे हो तो ये आ रहा है 14। यानी कि उनका अंतर है, डिफरेंस है, वो कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। और आपको बताना है कि वे संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो देखो दोस्तों, जब भी आप इस प्रकार की आप दो समीकरण बना सकते हो, इक्वेशन बना सकते हो, उसके बाद में आपको इनको हल करोगे। हल करोगे तो या तो इनको आप ऐड करोगे दोनों को, तो बी और बी कट जाएगा, 2a बचेगा, 2a के इक्वल हो जाएगा 84। यानी कि इनको आप जब जोड़ करोगे तो ये आएगा 2a, बी से बी कट जाएगा क्योंकि ये प्लस माइनस के हैं, ए और ए जुड़ेगा तो 2a बनेंगे, इधर ऐड होंगे तो ये होंगे 84। इसके बाद में ए के बराबर में दो, या इसके ए के साथ गुणा में है, इधर जाएगा भाग में चला जाएगा, तो 84 में दो का भाग दोगे तो ये आएगा 42। तो ए हमारी संख्या आ गई 42। अब हमको पता है कि ए प्लस बी को जोड़ेंगे तब आएगा हमारे पास 70, और ए हमारा 42 है, तो 42 में कितने जोड़ें कि 70 आ जाए, तो इक्वल आएगा बी के, बी बराबर हो जाएगा 70 माइनस में 42, तो ये आ जाएगा 28। तो बी हमारा नंबर कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। इस प्रकार से हम दोनों संख्याएं निकाल ली हमने, ए आ गई 42 और बी आ गई 28।
इस प्रकार से हमें क्वेश्चन में दोनों संख्याएं हमने पता कर ली। इसके बाद में दोस्तों एक तरीका तो यह होता है क्वेश्चन करने का। अब दूसरा तरीका और क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये, जब भी आपके पास दोनों संख्याओं का योग और उनका अंतर देखकर क्वेश्चन पूछता है ना, संख्या पूछी जाए, तो आप क्या कर सकते हो? तो आप फर्स्ट संख्या निकालने हो, मान लो फर्स्ट नंबर, पहला नंबर निकाल रहे हो, पहली संख्या निकाल रहे हो। तो पहली संख्या निकालने के लिए क्या करोगे आप? योग प्लस अंतर, योग प्लस अंतर करने के बाद आप दो से डिवाइड कर दो। योग प्लस अंतर करने के बाद दो से डिवाइड कर दो। जैसे 70 प्लस में 14 किया, ये दोनों का योग कितना है? संख्याओं का 70, और दोनों संख्याओं का अंतर है 14, तो 70 प्लस 14 करने के बाद आप दो से डिवाइड दोगे, ये आएगा आपके पास में 42। तो ये पहली संख्या आ गई आपके पास में 42। अब आपको सेकंड नंबर यानी कि दूसरी संख्या निकालनी है। तो फिर आप क्या करोगे? पहले तो प्लस किया था, योग प्लस अंतर, अब माइनस कर दो। योग माइनस अंतर, योग माइनस अंतर डिवाइड बाय 2। अब क्या करोगे? योग है 70 और माइनस में अंतर है 14, डिवाइड करोगे 2 से, तो 70 में से 14 जाएंगे, कितने आ जाएंगे? 56, यानी कि 56 में 2 का भाग दोगे, ये आएगा 28। तो पहली संख्या आ गई 42 और दूसरी संख्या आ जाएगी 28। आप या तो इस मेथड से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, पहले बड़े से ए और बी मानकर, या फिर हम इस मेथड से भी कर सकते हैं, योग प्लस अंतर करके दो से डिवाइड कर देंगे, तब भी आप इस प्रकार से दोनों संख्याओं को निकाल सकते हो। अब पहला तरीका तो ये हो गया ए और बी मान के, दूसरा तरीका ये हो गया कि आप योग प्लस अंतर करके। अब तीसरा तरीका आप ऑप्शन की मदद से भी कर सकते हो दोस्तों। जब भी आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो आप क्या करते हो? जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, तो जो कंडीशंस ऑप्शंस दी जाती हैं आपके पास, दोनों संख्याएं दी होंगी उन प्रत्येक ऑप्शन में, आप उन दोनों संख्याओं को योग करोगे, जोड़ोगे। अगर दोनों संख्याओं का जोड़ 70 आ रहा है और उन दोनों संख्याओं का डिफरेंस यानी कि अंतर आपके पास अगर 14 आ रहा है, तो फिर आप जो वो ऑप्शन होगा उसको टिक कर सकते हो, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यह कंडीशन सभी में सेटिस्फाइड नहीं करेगी, क्योंकि अगर आपके पास चार ऑप्शंस हैं तो वो चारों में यह कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। हो सकता है योग बहुत सी संख्याओं को मिलके 70 बन रहा हो सभी ऑप्शन में, लेकिन उनका अंतर सभी में 14 हो, यह जरूरी नहीं है। आप उस ऑप्शन को चेक कर सकते हो, कोई भी ऑप्शन उठाओ, अगर उसमें दोनों कंडीशन यह फॉलो हो रही हैं, दोनों संख्याओं का योग भी 70 हो रहा है और अंतर भी 14 हो रहा है, तो आप उस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम संख्याओं वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। आप ऑप्शन की मदद भी ले सकते हैं, या ए और बी मानकर भी हल कर सकते हैं, या फिर इस मेथड से भी आप हल कर सकते हैं। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र से एक छात्र से किसी संख्या को एक छात्र से किसी संख्या को 23 से गुणा करने के लिए कहा गया। किसी संख्या को 23 से गुणा करने के लिए कहा गया। के लिए कहा गया। एक छात्र से किसी संख्या को 23 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु उसने गलती से 32 से गुणा कर दिया। परंतु उसने परंतु उसने गलती से 32 से गुणा कर दिया। गुणा करने के लिए कहा गया था 23 से, परंतु उसने गलती से क्या किया? 32 से गुणा कर दिया। तो उसका प्राप्त उत्तर तो उसका प्राप्त उत्तर तो उसका प्राप्त उत्तर सही उत्तर से तो उसका प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक आया। 63 अधिक आया। प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक आया। तो बताओ वह संख्या क्या है? तो बताओ वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है?
अब दोस्तों इस प्रकार से जब भी आपके पास क्वेश्चन आए कि एक छात्र ने किसी संख्या को 23 से गुणा करने के लिए कहा गया और उसने कर दिया 32 से, यानी कि उल्टा गुणा कर दिया, और उसका जो प्राप्त उत्तर था, जो उसको उत्तर मिला, वह जो सही उत्तर आना था उससे 63 अधिक आया, यानी कि 63 क्या आया, ज्यादा आया। तो बताओ वह नंबर क्या था, वह संख्या क्या थी। तो दोस्तों या तो आप इसको भी हम दो मेथड से हल कर सकते हैं, या तो आप क्या करो, संख्या को x मान लो, कि हम मान लेते हैं कि वो जो हमारी नंबर था वो संख्या क्या थी, x थी। उस संख्या को क्या किया उसने, गलती से गुणा कर दिया 32 से, और करना था गुणा 23 से। कहा तो गया था उसको कि उस संख्या को 23 से गुणा करना है, परंतु उसने गलती से क्या किया, 32 से गुणा कर दिया। अब 32 से गुणा किया तो फिर क्या हुआ, 63 उत्तर अधिक आया, तो बराबर लिखेंगे 63। बराबर में क्या आएगा, 63। जो उत्तर अधिक आया, जब भी आपको क्वेश्चन में कहे कि उत्तर अधिक आया या उत्तर कम आया, अधिक और कम का मतलब पूरी गणित के अंदर, पूरी मैथ में क्या होता है, अंतर की बात होती है। जब भी आप कोई चीज किसी चीज से अधिक होती है तो यानी कि, या कोई चीज किसी चीज से कम होती है तो हमेशा बात डिफरेंस की होती है, यानी कि अंतर की होती है। तो सबसे पहले हम 32x लिखा, उसके बाद में माइनस में 23x लिखा। तो ये ऐसी समीकरण क्यों लिखी, क्योंकि देखो सबसे पहले हमने 32x लिखा, यहाँ 23x क्यों नहीं लिखा। देखो सबसे पहले अगर किसी भी नंबर को आप बड़ी संख्या से गुणा करोगे और फिर उसको छोटी संख्या से गुणा करोगे और फिर उसमें माइनस करोगे, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी कि प्लस में आएगा। अगर आप पहले 23 लिख दोगे और फिर आप माइनस में 32x लिखोगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्योंकि संख्या तो एक ही है, उसको 32 से गुणा किया जा रहा है और उसी संख्या को 23 से गुणा किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम बड़े नंबर से गुणा करेंगे, फिर छोटे से गुणा करेंगे, और फिर आगे क्या आएगा, जो भी उनका अंतर होगा अधिक या कम, वो नेक्स्ट लिखा जाएगा बराबर के बाद। तो 32x माइनस 23x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 9x। तो 9x बराबर कितना आया, 63। और x के बराबर में आएगा 63 बटा में, ये 9 इसके साथ हमेशा क्या होता है, गुणा में। तो x के साथ 9 गुणा में, तो 9 इधर भाग में जाएगा। तो 63 में 9 का भाग दोगे तो 7 आएगा। तो 7 नहीं 63, तो x का मान आया हमारे पास 7। तो वो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब हमारे पास नंबर आ गया 7, तो वह संख्या है हमारी 7। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों दूसरा मेथड भी हो सकता है। देखो दूसरे मेथड डायरेक्ट हो सकता है कि आपका जो प्राप्त उत्तर का अंतर है, इसमें आप क्या करोगे, अगर आपको संख्या बतानी है तो एक एक तरीके से फॉर्मूला ही समझ लो इसको। देखो प्राप्त उत्तर का अंतर, ये एक तरीके से थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा। प्राप्त प्राप्त उत्तर का अंतर, प्राप्त उत्तर का अंतर बटा के अंदर क्या करोगे, संख्याओं का अंतर, बटा में संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर। तो आपकी डायरेक्ट वो संख्या आ जाएगी। देखो प्राप्त उत्तर का अंतर, तो उत्तर में अंतर आ रहा है 63, अंतर कितना आ रहा है आपके पास, 63। और संख्याओं का अंतर कितना हो रहा है, संख्याएं हैं, 23 से गुणा किया और फिर 32 से गुणा किया, 23 और 32 में डिफरेंस आ रहा है 9 का। तो 63 में आप 9 का भाग दोगे तो उत्तर आएगा 7। तो वह संख्या हो जाएगी आपके पास 7। या तो आप इस मेथड से, सेकंड मेथड से कर सकते हो, या फिर आप इस फर्स्ट वाले मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। यह आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इस संख्या को x मान के या तो हल करो, या फिर आप इसको इस तरह से डायरेक्ट भी हल कर सकते हो। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 200 से 500, 200 से 500 के बीच, 200 से 500 के बीच 13 से विभाजित होने वाली, 13 से विभाजित होने वाली 200 से 500 के बीच 13 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हैं, विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हैं। तो 200 से 500 के बीच 13 से विभाजित होने वाली संख्याएं बताने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ हम 500 से, 500 में 13 का भाग देंगे और 200 में 13 का भाग देंगे और फिर उनका डिफरेंस करेंगे, यानी कि अंतर करेंगे। तो आप 200 से 500 के बीच निकाल रहे हो, तो सबसे पहले बड़ा नंबर हमारा 500 है। इसमें आप क्या करोगे, बड़े नंबर में 500 में 13 का भाग दोगे
और फिर 200 में 13 का भाग दोगे और उनका डिफरेंस देखोगे। तो यहाँ दोस्तों क्या करना होता है, यहाँ हम एलसीएम नहीं लेना होता। आप एलसीएम लेके करोगे, इसको लैसा लेके लघुत्तम समाप्तियां लेके करोगे तो फिर आपका सवाल ये गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसको 500 में 13 डिवाइड करके देखोगे कितनी बार ये पूरा पूरा कट रहा है, तो 38 पे जाएगा। 38 सही 6/13 लिखोगे इसको, और इसको लिखोगे 200 में अगर 13 का भाग दे रहे हो तो ये आएगा 15 से 5/13। यानी कि इसको 500 में अगर 13 का भाग दोगे तो ये 38 बार पूरा कटेगा, 6 शेषफल बचेगा, तो 38 सही 6/13 लिखोगे। इसको लिखोगे आप 200/13 को 15 सही 5/13। इसके बाद में क्या करोगे, 38 में से अगर आप 15 कम कर रहे हो, ये साइड वाले नंबर है 38, 38 में से 15 कम करोगे तो ये आएगा 23। ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपके पास में 23। तो वो जो संख्याएं होंगी आपके पास, वो कितनी संख्याएं आएंगी जो 13 से विभाजित हो रही होंगी, वे आएंगी आपके पास में 23। 23 ऐसी संख्याएं होंगी जो 200 से 500 के बीच में होंगी और वह 13 से विभाजित हो रही होंगी, यानी कि उसमें 13 से वह संख्याएं कट रही होंगी। जब भी आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उस क्वेश्चन में एलसीएम नहीं लेना आपको। अगर आप एलसीएम लोगे तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, डायरेक्ट उसमें भाग देना और इस तरह से लिखना उस संख्याओं को मिश्रित भिन्न में, सही बटा के इस प्रकार से भिन्न में लिखोगे और फिर आप क्या करोगे, 38 में से आप 15 जो साइड वाली संख्या उसमें से माइनस करोगे और जो आंसर आएगा वो आपकी संख्याएं आ जाएंगी डायरेक्ट। चलिए दोस्तों, अब हम आगे एक हमारा नया टॉपिक पढ़ते हैं शून्यों की संख्या के बारे में। वो काफी इंपॉर्टेंट है, उससे एग्जाम में क्वेश्चन हमारे को देखने को जरूर मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब शून्यों की संख्या आपको बतानी होती है कि कितने जीरो आएंगे, कोई भी लगातार संख्याओं को गुणा किया जा रहा है, तो शून्यों की संख्या बताना यानी कि कितने जीरो आएंगे। जब कोई भी आपस में नंबर को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उनमें उसमें शून्यों की संख्या यानी कि उसमें कितने जीरो आएंगे, उनको गुणा करने पे। जैसे सबसे पहले हम एक एग्जांपल से इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। हमारे पास जैसे क्वेश्चन है 1 से 110, 1 से 110, 1 से 110 तक की संख्याओं, 1 से 110 तक की संख्याओं, 1 से 110 तक की संख्याओं को आपस में 1 से 110 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करने पर, आपस में गुणा करने पर 1 से 110 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करने पर शून्यों की संख्या होगी, गुणा करने पर शून्यों की संख्या होगी, शून्यों की संख्या होगी। तो हमें शून्यों की संख्या बतानी है कि 1 से लेके 110 नंबर तक अगर सभी संख्याओं को आपस में गुणा किया जा रहा है तो हमारे पास जीरो कितने आएंगे। जैसे मान लो ये क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि 1, फिर 2, फिर 3, 4, ऐसे ऐसे करके आप लगातार 107, 108, फिर 109, फिर 110, इस प्रकार से अगर आप लगातार नंबर को गुणा करो तो उसका जो आंसर आएगा उसके आंसर में कितनी आपके जीरो मिलेंगी। तो दोस्तों, जब भी आपको शून्यों की बात की जाए कि शून्यों की संख्या बतानी है, कोई भी लगातार संख्याओं को जब आपस में गुणा किया जा रहा है, तो उसमें आप क्या करोगे कि इस प्रकार के प्रश्नों में जितने 5-5 के अंक होते हैं आपकी उतनी शून्य होती है। जितने, देखो क्वेश्चन करने का तरीका यह है कि जितने 5 के अंक होंगे, जितने उतनी ही आपके पास जीरो होगी। जितने पाँच के जितने 5-5 के अंक, जितने 5-5 के अंक होंगे उतने जीरो आएंगे, उतने शून्य या उतने जीरो आएंगे। तो 5-5 के अंक जितने आएंगे उतने ही क्या आएंगे, शून्य आएंगी दोस्तों। तो ये ऐसा क्यों जरूरी होता है, क्योंकि देखो अगर आप 5 से किसी सम संख्या को गुणा करोगे तो फिर जीरो आता है, क्योंकि संख्या पत्ती में 5 का अंक किसी भी सम संख्या के गुणा करने पर उसमें एक नई शून्य ला देता है, नई जीरो ला देता है। जैसे 5 के नंबर को, 5 को अगर आप किसी भी सम संख्या से गुणा करो, कोई भी आपके पास इवन नंबर हो, तो 5 को अगर सम संख्या से गुणा करोगे तो वो क्या आएगा, एक जीरो जरूर नई जीरो लाएगा। 5 को अगर देखो आप 2 से गुणा करोगे, 5 दूना 10, जीरो आएगी एक।
पाँच को अगर आप मान लो पाँच को छह से गुणा कर रहे हो तो छह भी क्या है, हमारी एक सम संख्या है। तो पाँच छह के 30, फिर भी एक जीरो आ रही है, यानी कि जब भी पाँच को सम संख्या से गुणा किया जा रहा है तब हमारे पास एक नई जीरो प्राप्त हो रही है। तो जब भी आप पाँच को सम संख्या से गुणा करोगे जीरो आएगी। और मैंने पहले आपको शून्यों की संख्या लिखवाई थी, जो हमारी पिछला पार्ट था उसमें लिखाया था कि एक से लेके 100 तक की जब हमारी संख्याएं होती हैं उसमें कितने जीरो होते हैं, 24 जीरो होते हैं। ये चीज मैं ऑलरेडी वैसे लिखवा रखी है, डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए कि एक से लेकर 100 तक, एक से लेकर 100 तक की संख्याओं में, एक से लेकर 100 तक के गुणन में पाँच पाँच के अंक 24 आएंगे। पाँच पाँच के, एक से लेकर 100 तक की संख्याओं में पाँच पाँच के अंक, पाँच पाँच के अंक 24 आएंगे। तो पाँच पाँच के अंक आपके एक से लेकर 100 तक की संख्याओं में कितने आएंगे, पाँच पाँच के अंक 24 आएंगे। और अब जब 24 आएंगे तो 24 तक तो हमारे शून्य हो जाएंगे। एक से 110 तक की संख्याओं के गुणन में 100 तक तो 24 जीरो आ जाएंगे आपके पास, क्योंकि पाँच पाँच के अंक 24 आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक सम संख्या, एक से 100 तक तो बहुत सारी सम संख्याएं होती हैं, तो कोई भी सम संख्या का गुणा जब पाँच से होगा तो वो जीरो आ जाएगी। तो 24 तो हमारे पास डायरेक्ट जीरो आ जाएंगे। इसके बाद में हमारे जब 110 तक पूछा है, इसने क्वेश्चन में पूछा है 110 तक, तो 105 एक नंबर आएगा और एक आएगा 110। तो इन दोनों में क्या है, दोनों में पांच मिला होगा। देखो 105 में 21 इंटू पाँच, इक्की पंजा 105 और बाई पंजा 110। तो इन दोनों में क्या है, दोनों में पांच ऑलरेडी इसके अंदर होता है। 105 में भी पांच होता है और 110 में भी पांच होता है, तो दो पांच यहाँ से प्राप्त हो गए। चौबीस, चौबीस तो पाँच पाँच के 100 तक होते हैं, और फिर 101 से 110 तक दो बार पांच फिर मिला। तो इस प्रकार हमारे कितने हो गए, इसमें दो पांच और हो गए तो दो जीरो और आ जाएंगी। तो दो शून्य, इसमें दो शून्य और आएंगी जो 101 से 110 तक होगी। तो कुल जीरो हमारे पास कितने आ जाएंगे, कुल शून्य आ जाएंगे 26। कुल शून्य 26 हो जाएंगे, 24 और दो ये 26। इस प्रकार से हमारे पास कुल शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी, 26 आ जाएगी। तो ये किसी भी सम संख्या से जब गुणा किया जाता है पांच को, तो वो क्या हो जाएंगे, आपको जीरो प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार 110 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करोगे तो कुल 26 शून्य आपको प्राप्त होंगे। क्योंकि 100 तक की संख्याओं में 24 जीरो आते हैं, और 100 के बाद में 105 में फिर एक पांच प्राप्त होता है, और 110 में फिर पांच मिलता है। इस प्रकार से दो पांच और आते हैं, तो दो शून्य और आ जाएंगे। इसमें पांच का रोल बहुत अहम होता है, क्योंकि जितने पांच के अंक आते हैं उतने ही हमारे पास शून्यों की संख्या आती है। लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि विषम संख्याओं में अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, अगर पांच आ रहा है लेकिन उसके अंदर अगर कोई सम संख्या नहीं मिल रही, तो फिर आपको जीरो नहीं मिलेगी। तो इस बात को आप नोट करके लिख सकते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे मान लो अगर आपका मिल जाए कि विषम संख्याओं के गुणनफल में विषम संख्याओं के गुणनफल में विषम संख्याओं के गुणनफल के अंत में विषम संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या शून्यों की संख्या जीरो होगी। शून्यों की संख्या जीरो होगी, यानी कि कोई भी शून्य नहीं आएगी अगर आप विषम संख्याओं का गुणनफल कर रहे हो। जैसे मान लो आप एक, तीन, पाँच, सात, ये हमारी क्या होती हैं, सारी विषम संख्याएं होती हैं। और इन संख्याओं को लगातार अगर आप देखो 99 तक मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, तो कोई भी क्या जीरो नहीं आएगी। अंत में इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा, एक का तीन से, फिर पाँच से, सात से, तो कोई भी जीरो नहीं आएगी। क्योंकि इसमें क्या है, पाँच तो आ रहा है लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि कोई भी सम संख्या नहीं आ रही। क्योंकि देखो अगर जब तक सम संख्या का गुणा नहीं होगा पाँच से, तब तक कोई भी नई जीरो नहीं प्राप्त होती। कोई भी नई जीरो तभी प्राप्त होती है जब हमारा पाँच का किसी भी सम संख्या से गुणा होता है। तो इसमें कोई भी सम संख्या नहीं होती, इसलिए पाँच का गुणा किसी सम संख्या से नहीं होता, इसलिए इसमें कोई भी जीरो प्राप्त हमें नहीं होगी। अब इसमें अगर आप देखोगे तो विषम संख्याओं में पांच तो आ रहा है, परंतु कोई भी सम संख्या नहीं है, इसलिए गुणा करने पर कोई भी शून्य नहीं बनेगी।
अब आप देखो अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो अभाज्य संख्याओं का अगर आप गुणनफल कर रहे हो, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अंत में, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अंत में, गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या, शून्य यानी कि जीरो की संख्या एक होगी। शून्यों की संख्या क्या होगी? एक होगी। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या एक होती है और विषम संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होती है? जीरो होती है। दोस्तों, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या एक क्यों होती है? इसका कारण यही है कि देखो, सबसे पहले अगर आप अभाज्य संख्याएं लिखनी स्टार्ट करोगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी दो होती है और दो एक सम अभाज्य संख्या भी होती है। या जब हमने इसी मैथ की सीरीज में नंबर सिस्टम का भाग शुरू किया था तो उसमें हमने पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि दो हमारी अभाज्य संख्या होती है और दो एकमात्र सम संख्या भी होती है। दो एकमात्र सम संख्या होती है, इसका मतलब दो के अलावा कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य भी हो। तो दो सबसे छोटी और सबसे एकमात्र अभाज्य संख्या होती है। तो दो के बाद में जो अभाज्य संख्या आती है वह तीन आती है, फिर पांच, फिर सात, दो तीन पाँच सात, फिर 11, फिर 13, इस प्रकार से ये नंबर चलते जाएंगे। आगे मान लो आ गया है 79 आ गया, या इस प्रकार से आगे नंबर्स चलते जाते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं? ये सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं और इनको आपस में आप गुणनफल करोगे तो एक शून्य जरूर आएगी। देखो वो क्यों आएगी? क्योंकि जब पांच का मल्टीप्लिकेशन किसी एक नंबर दो से कभी ना कभी जरूर आएगा, क्योंकि दो एकमात्र सम संख्या है और सम संख्या का गुणा जब पांच से करते हैं तो एक जीरो नई पैदा होती है, यानी कि एक नई जीरो मिलेगी हमको। जब भी हम पांच का किसी सम संख्या से गुणा करते हैं तो एक नई शून्य प्राप्त होती है। इसलिए इसमें दो और पांच दोनों आ रहे हैं, तो इनका आपस में जब गुणा होगा तो एक नई जीरो प्राप्त होगी। तो इसलिए अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अंत में हमेशा शून्यों की संख्या कितनी होगी? एक शून्य होगी। क्योंकि अभाज्य संख्याओं में सिर्फ दो अकेली एक सम संख्या आती है जो पांच से गुणा करने पर एक शून्य बनाएगी। चलिए दोस्तों, अब हमारा यह नंबर सिस्टम का जो चैप्टर था ये वैसे तो कंप्लीट हो गया है। हमने पूरा इसके अंदर जो भी हमें बेसिक जो हमें पढ़नी थी चीजें, एक्सप्लेनेशन, जो परिभाषाएं पढ़नी थी या जिस टाइप के क्वेश्चन हमने देखने थे वो सारे इसमें इंक्लूड हो चुके हैं। अभी अभी सब जितने भी पार्ट किए हमने, ये हमारा आठवां भाग था नंबर सिस्टम का। ये हमारा टोटल कितवां भाग था? आठवां भाग था। तो इसमें अभी तक हमने सभी टाइप के क्वेश्चन को देखा है कि जो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी देखेंगे आगे, नेक्स्ट एक या दो पार्ट में, फिर इस चैप्टर को हम क्लोज करेंगे। तो इसमें देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से ऑलरेडी पिछले दो तीन सालों के अंदर जो क्वेश्चन देखे गए हैं एसएससी के अंदर या रेलवे एग्जाम्स के अंदर या इसके अलावा जितने भी कोई अदर स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन आए हुए हैं। जो नंबर सिस्टम जो हमारा चैप्टर है इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं, उन क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में देखो, एक से सौ तक हमारा क्वेश्चन है। एक से सौ तक, एक से सौ तक सभी प्राकृतिक संख्याओं, एक से सौ तक सभी प्राकृतिक संख्याओं, एक से सौ तक सभी प्राकृतिक संख्याओं को कितने समय हम कितनी बार छह लिखते हैं? को कितने समय, कितने समय, कोमा, हम कितनी बार, हम कितनी बार छह लिखते हैं, सिक्स लिखते हैं। अब जो क्वेश्चन है ये सभी जो मैंने पिछले छह सात पार्ट के अंदर आपको ये नंबर सिस्टम के बारे में बताया है, उन्हीं में से ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं। पहले उनमें अलग अलग ये क्वेश्चन ऑलरेडी बताए जा चुके हैं, कुछ की डेफिनेशन बताई है, कुछ को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उन्हीं, अगर आपने पिछली सारे वीडियो देखी है, पिछले सात आठ पार्ट देखे हैं नंबर सिस्टम के, तो आपको यह चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी कि जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पूछे गए हैं और उनको किस प्रकार से हम हल करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज आइडिया लगेगी कि किस प्रकार से ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और हमने जो अभी तक पढ़ा है तो उसमें से किस प्रकार से ये क्वेश्चन आगे एग्जाम में आ सकते हैं।
तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था एसएससी के 10+2 जो सीएचएसएल एग्जाम होता है उसमें। और ये आया था 20 अक्टूबर 2020 को। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है एसएससी 10+2 का। 20 अक्टूबर 2020 को यह क्वेश्चन आया था। और एसएससी के एग्जाम में 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं को कितने समय हम कितनी बार 6 लिखते हैं, यानी कि जो 6 का अंक है यह कितनी बार आता है। तो यह चीज मैंने ऑलरेडी आपको लिखवा चुका हूँ दोस्तों। अगर आपने पिछली वीडियो को ध्यान से देखा होगा, पिछले पार्ट्स को, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा और अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, तो उसके अंदर मैंने यह चीज बताई थी कि 1 से लेके 100 तक की जब हम गिनती लिखते हैं, 1 से लेके 100 तक, 100 तक गिनती यानी कि हम 100 तक की गिनती यानी कि काउंटिंग लिखते हैं, तो 1 से लेके 100 तक की गिनती में हमारे पास 11 शून्य आते हैं। एक से, 1 से लेके 100 तक की गिनती में हमारे पास 11 शून्य होते हैं, यानी कि 11 हमारे पास क्या आते हैं, शून्य आते हैं। 11 तो आते हैं हमारे पास, जीरो शून्य। अगर आपको पूछे कि 1 से 100 तक की गिनती में कितने शून्य आएंगे, तो 11। और इसके अलावा एक एक का अंक पूछे, एक एक का अंक पूछे कि 1 से लेके 100 तक की गिनती में एक एक के अंक कितने आएंगे, 21। एक एक के अंक 21 होते हैं और शून्य की संख्या 11 होती है। इसके अलावा शेष सभी अंक, शेष सभी अंक शेष सभी अंक 20 होते हैं। तो अब इसके अलावा जितने भी अंक बचेंगे वो कितने होते हैं, 20 बार लिखते हैं उनको सभी को 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग में, गिनती में। यह चीज मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ आपको कि 1 से लेके 100 तक की गिनती में 11 शून्य होते हैं। ये लिखी हुई है आपकी चीज, अगर आपने पिछली क्लास लगाई होगी तो उसमें मैंने ये चीज ऑलरेडी आपको नोट्स में लिखवा चुका हूँ कि 1 से लेके 100 तक की गिनती में 11 शून्य होते हैं और एक एक के अंक होते हैं वो 21 आते हैं 100 तक की गिनती में। और शेष अंक जितने भी होंगे, जीरो और एक को छोड़ देने के बाद में, जैसे जो अंक बच गए शेष अंक में क्या क्या आ जाएंगे, 2 आ गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे अंक होते हैं। ये कितनी बार आते हैं, ये 1 से लेके 100 तक की गिनती में 20 बार लिखे जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से थोड़ा याद करने वाला है। 1 से 100 तक की गिनती में 11 शून्य आएंगे, एक एक के अंक 21 होते हैं और शेष सभी अंक हमारे पास 20 होते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम इस हमारी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। और अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी, रेलवे और अदर स्टेट लेवल एग्जाम्स में आए हुए हैं। प्रीवियस प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी को हल करेंगे। और वो सभी क्वेश्चन नंबर सिस्टम से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड होंगे, जो एग्जाम में आगे पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। अगर दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम इस प्रकार से जो हमारी क्लासेज हैं इसकी मदद से हम पूरे मैथ को सॉल्व करेंगे। और अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी तो आप इस क्लास को लाइक कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।